हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 51 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कियारा ने मन्नत का नाम लिया, राव की आंखों में अविश्वास उतर आया। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी एक बहन भी है। राव का गुस्सा पल भर में आसमान छूने लगा। वह दहाड़ते हुए चिल्लाया, बहन? कौन बहन? कियारा रोते हुए न्यूज़ की ओर इशारा करती है, वही जो अभी इस न्यूज़ में छाई हुई है, जिसे वेद ने पूरी दुनिया के सामने प्रपोज किया है। यह सुनते ही राव को जैसे किसी ने जोरदार झटका दे दिया। जैस्मीन ने जब उसे शेखावत और राठौर फैमिली की जानकारी दी थी, तब मन्नत का नाम तक नहीं था, क्योंकि उसने मन्नत से जुड़ी हर जानकारी जानबूझकर छुपा रखी थी। राव की मुठिया कस गई, उसकी आंखों में अंगारे उतर आए। कियारा दर्द से तड़पती हुई आगे बोली, मन्नत, हाँ मन्नत, वही मेरी बहन है। बदकिस्मती से आज उसी की वजह से मेरा वेद मुझसे छिन गया। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, और जिसका फ़ायदा तुमने आज उठाया। लेकिन राव ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधे कमरे की खिड़की के पास गया और बाहर उगती सुबह की पहली धूप को देखने लगा। उसके जबड़े भींच गए थे। दांत पीसते हुए वह बुदबुदाया, जैस्मीन, इस धोखे का हिसाब तुझे देना ही होगा। फिर उसकी आवाज़ और भी ठंडी और ज़्यादा खतरनाक हो गई। और वेदांश राठौर, तू बहुत चालाक है। तूने जानबूझकर पूरी दुनिया के सामने मन्नत को प्रपोज किया, ताकि यह खबर मुझ तक पहुँचे। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। लेकिन तू भूल गया, वो सिर्फ मेरी है। तू उसे मुझसे नहीं बचा सकता। वह हल्का सा हंसा। तो मेरी बेबी डॉल ने तुझे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। अच्छा है, अब इस खेल में और भी मज़ा आएगा। उसकी आंखों में वह सी चमक थी। अब देखना है माफिया वर्ल्ड का किंग कैसे बचाता है अपनी क्वीन को। राव ने खिड़की के शीशे में अपनी परछाई को देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन डरावनी। मैं मन्नत को खुद इतना मजबूर कर दूंगा कि वह मेरे पास आने पर मजबूर हो जाएगी। यह खेल ब्लैक बुक के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें एक नया पहलू जुड़ गया है, मन्नत शेखावत। उसकी आंखें जुनून से जल उठी। वेदांश राठौर मन्नत पर सिर्फ राव की नज़र ही नहीं, उसके इरादे भी है। उसकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। भले ही तू उससे प्यार कर, लेकिन मैं उसके रूह में उतरूंगा। उसके जिस्म की हर खुशबू पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। वह ठंडे अंदाज में मुस्कुराया, बचा ले, किसे किसे मुझसे बचा सकता है। तेरी हार तय है। फिर वो धीमे से फुसफुसाया, मैंने तो सोचा था कि तेरी मंगेतर कियारा शेखावत का इस्तेमाल करके मैं आयुष को हॉस्पिटल से निकाल लूँगा, या फिर यह जान लूँगा कि आखिर तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। लेकिन अब नहीं, अब मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। उसकी आंखों में पागलपन था। मन्नत शेखावत, वह मेरी सबसे बड़ी चाल होगी और तेरी सबसे बड़ी कमजोरी। बस वह मेरे पास आ जाए, फिर इस खेल की मुझे और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी आवाज़ आखिरी शब्दों में ठहर गई थी। अब मन्नत शेखावत को मेरे पास आना ही होगा। वहीं कियारा धीरे से बेड से उतरती है। अपने बिखरे हुए कपड़े उठाकर सीधे वॉशरूम में चली जाती है। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। भले वो जैसी भी हो, लेकिन कोई भी लड़की यह कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी उसकी हालत का फ़ायदा उठाए। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। कियारा बिना पीछे देखे वहाँ से निकल जाना चाहती थी। तभी पीछे से राव की ठंडी आवाज़ गूंजती है, कहाँ जा रही हो बेबी? यह सुनते ही उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह पलटकर गुस्से से उसे घूरती है और बोली, क्या मतलब है?
कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज जो तुमने मेरे साथ किया है ना, मन तो करता है कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ, लेकिन अफसोस मैं ऐसा कर नहीं सकती। राव आराम से सोफे पर बैठ जाता है, एक पैर दूसरे पैर पर रखते हुए। उसके होठों पर ठंडी चुभती हुई मुस्कान थी। वह बेहद शांत लहजे में बोला, पुलिस? तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो? फिर वह हल्का सा हंसते हुए कहा, शौक से जाओ, जाकर पुलिस को सब बता दो। लेकिन उससे होगा क्या? उसकी आवाज़ और सख्त हो गई। क्या उससे तुम्हारे वेदांश राठौर तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे? नहीं, बल्कि वह तुमसे और भी नफरत करने लगेगा। राव ने कियारा को ऊपर से नीचे तक देखा। और इससे भी बड़ी बात, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। वह एक पल रुककर बोला, तुम खुद चलकर मेरे पास आई थी, तुमने खुद मुझे इजाज़त दी थी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, और इन सब का प्रूफ मेरे पास है। यह सुनते ही कियारा को ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा थम गई हो। उसके पैर कांपने लगे, आंखें डर और बेबसी से भर आई। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। वही राव के चेहरे पर वही ठंडी जीत से भरी मुस्कान थी, जैसे शिकार उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका हो। कियारा दरवाजे पर ठिठकी खड़ी थी। वह हैरानी से अभी भी राव को देख रही थी। वही राव के चेहरे पर सातिर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो कियारा को अंदर तक डरा रही थी। वो खिंचते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? क्या प्रूफ है? कहना क्या चाहते हो? राव आराम से सोफे से उठकर धीरे धीरे उसके पास आता है और अचानक उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। कियारा पूरी तरह से झुंझुलाहट से बोली, यह क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। राव ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या बेबी, पूरी रात हम दोनों एक दूसरे के साथ इसी कमरे में, इसी बिस्तर पर बदतमीजी करते रहे। तब तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था। अब थोड़ी सी बदतमीजी मैंने अपनी मर्जी से कर दी तो तुम्हें बुरा फील हो रहा है। उसकी बात सुनकर कियारा खामोश हो गई, लेकिन उसकी जलती निगाहें राव के चेहरे पर टिकी थी। इस कमरे में कल रात क्या हुआ? यदि तुम चाहती हो कि वह शेखावत मेंशन के किसी भी सदस्य के कानों तक ना पहुँचे, तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। कियारा की भौवें तन गई और वह बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा कोई भी काम करूँगी? आखिर तुम हो कौन? राव ने कियारा को और कसकर अपनी ओर खींचा। धीरे से उसके कान में कहा, बहुत बेताब हो मेरी पहचान जानने के लिए? चलो, मैं अपना तुम्हें पहचान बता देता हूँ, और यह भी बता देता हूँ कि तुम चाहकर भी मुझे मना नहीं कर सकते। तुम अब वही करोगी जैसा मैं कहूँगा। यह सुनते ही कियारा की सांस थम गई। उसको अंदर ही अंदर डर लगने लगा था, क्योंकि राव की आंखों में एक अजीब सी घातक चमक थी। मैं राव हूँ, मलिक और किंग के बीच का सबसे बड़ा ब्रिज। नाम सुनते ही कियारा गंभीर सोच में डूब गई। वह यह नाम सुन चुकी थी मन्नत की कहानियों में। याद आते ही अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें हैरानी से फैल गई। वह हकलाते हुए बोली, राव, तुम वही हो ना जिसने मनु के साथ? बस वो इतना ही बोली थी कि राव के चेहरे के भाव खतरनाक खुशी में बदल गए। हाँ बेबी, मैं वही हूँ जिसके कब्जे में, जिसके कैंप में मन्नत थी। तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल रहा है कि मेरी बेबी डॉल ने तुम सबको सारा सच बता दिया है कि वह इतने महीने कहाँ थी और उसके साथ क्या क्या हुआ है। कियारा का गला सूख रहा था, डर से उसके हाथ पैर काँप रहे थे। राव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या किस्मत है तुम दोनों बहनों की। तुम दोनों मेरी नज़रों की शिकार बन गई हो। अब जो मैं कहूँगा तुम्हें करना ही होगा। कियारा जो अब तक डर रही थी, अब उसका डर गुस्से में बदल गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। कभी नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं करूँगी। तभी राव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, एक ऐसी हंसी जिसमें गहरी ठंडक थी।
करोगी बेबी, तुम्हें करना ही होगा, वरना। वह अपना मोबाइल निकालता है और उस पर एक वीडियो प्ले करता है। उसने कियारा की ओर फ़ोन बढ़ाया। उस वीडियो को देखकर कियारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना फैल गई। वीडियो में कियारा नशे के भ्रम में राव को वेदांत समझकर उसकी बाहों में पूरी तरह खुद को सौंप रही थी। उसके हर शब्द, हर स्पर्श को राव ने क्रूरता से रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें कियारा का बार बार मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहना शामिल था। देखकर साफ मालूम चल रहा था कि वह सब अपनी मर्जी से कर रही है। राव ने फ़ोन बंद कर दिया। कियारा की आंखें हैरानी, अपमान और विवशता से भरी हुई थी। फिर राव ने धीरे से मदहोश आवाज़ में कहा, यह तुम्हारी कल रात की प्यार भरी दास्तान है बेबी। अगर यह वीडियो शेखावत मेंशन या वेदांश राठौर तक पहुंचा तो। वो कहते हुए अपनी बात को अधूरी छोड़ गया। कियारा की आंखों में खौफ उतर आया। वहीं वेदांश का केबिन के भीतर का तापमान जैसे जम सा गया था। संध्या जी की आवाज़ में एक अजीब सी खनक और अधिकार था। उनकी आवाज़ पूरे केबिन में गूंज गई थी जब उन्होंने बड़े अधिकार से कहा था, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वह भी अकेले में। वेदांश जो अब तक स्तब्ध खड़ा था, संध्या जी को अपने सामने देखकर उसने अपनी नज़रें घुमाकर मन्नत की ओर देखा। मन्नत की आंखों में सवालों का एक समंदर था। वह पहली बार संध्या जी को देख रही थी। वहीं वेदांश धीरे से मन्नत के करीब आया, उसके कोमल चेहरे को अपने हथेलियों में भरा और उसके माथे पर एक रूहानी मोहब्बत किस लगाते हुए बोला, जान, अगर आप बुरा ना माने तो। मन्नत ने उसे पूरा बोलने भी नहीं दिया। उसने वेदांश के होठों पर अपनी उंगली रखी और एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, बुरा मानने वाली क्या बात है वी, वैसे भी मैं आज बहुत थक गई हूँ। मैं फार्म हाउस जा रही हूँ और वहाँ आपका इंतज़ार करूँगी। मन्नत ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोश नज़रें वेदांश से बहुत कुछ कह गई थी। वह एक नज़र संध्या जी को देखती है और फिर केबिन से बाहर निकल गई और उसके जाते ही दरवाज़ा एक भारी आवाज़ के साथ बंद हो गया। वेदांश को अपनी आत्मा पर एक बोझ महसूस हुआ। वह मन्नत से कुछ छिपाना नहीं चाहता था। वहीं मन्नत के केबिन से जाते ही माहौल अचानक भारी हो गया। अब केबिन में सिर्फ वेदांश और संध्या जी आमने सामने खड़े थे। वेदांश ने खुद को संभालते हुए गहरी आवाज़ में कहा, अब बोलिए, आप मुझसे क्या बात करना चाहती थी। संध्या जी की आंखें आंसुओं से भर गई। वह कांपती आवाज़ में बोली, क्या आप अभी भी मेरे सामने अनजान बनकर खड़े रहेंगे? क्या आप सच नहीं कहेंगे कि आप मेरे बेटे हैं? यह सुनते ही वेदांश का कलेजा जैसे धड़कना भूल गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह अविश्वास से संध्या जी को ताकता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सच संध्या जी के सामने कैसे आ गया। उसका गला सूखने लगा। उसने खुद को संभालते हुए आखिरी बार झूठ का सहारा लिया। आप कैसी बहकी बहकी बातें करी हैं? कौन बेटा? किसका बेटा? मैं वेदांश राठौर हूँ, नूतन और अंगद राठौर का इकलौता बेटा। संध्या जी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह फुट फुट कर रोने लगी और कांपते हुए हाथ बढ़ाकर वेदांश के चेहरे के करीब लाई। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। अपनी माँ से यह झूठ मत बोलिए। आप मेरे और अधिराज के बेटे हैं। मुझे इस सच को जानने के लिए किसी डीएनए टेस्ट या सबूत की ज़रूरत नहीं है वेद। आपका यह चेहरा, आपकी यह पत्थर जैसी आंखें, आपका यह गंभीर अंदाज, यह सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि आपके रगों में अधिराज का खून दौड़ रहा है। संध्या जी ने कांपते हुए आगे कहा, मुझे आज ही यह सच पता चला है। जब मैंने आपको न्यूज़ में देखा, जब पूरी दुनिया आपके बारे में बातें करी थी, तभी मैं समझ गई थी आप मेरे वही बेटे हैं जिसे मैंने मजबूरी में अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। वह वेदांश के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है।
बस एक बार कह दीजिए कि आप मेरे बेटे हैं। ऐसा नहीं था कि संध्या जी ने वेदांश राठौर का नाम पहली बार सुन रही थी। वो अक्सर उसके बारे में न्यूज़ पढ़ा करती थी। पूरी दुनिया उसे जानती थी, लेकिन उसका असली चेहरा नहीं। वेदांश कभी भी बिना मास्क मीडिया के सामने नहीं आया था। बहुत कम लोग जानते थे कि वो असल में दिखता कैसा है। लेकिन जिस दिन उसने मन्नत को सबके सामने प्रपोज किया, उस दिन पहली बार वेदांश राठौर दुनिया के सामने आया था। हर कैमरा, हर नज़र सिर्फ उसी पर टिकी थी और उसी पल टीवी स्क्रीन पर संध्या जी ने पहली बार वेदांश का चेहरा देखा। जैसे ही उनकी नज़र उस चेहरे पर पड़ी, उनका दिल जोर से धड़क उठा। वही आंखें, वही नाक, वही नक्श, वही गहरी गंभीरता, उसी तरह की खामोशी जिसमें दर्द छुपा रहता है। उन्हें उसमें अपने पति अधिराज की झलक साफ दिख गई। इतना साफ कि दिल ने बिना पूछे मान लिया, यह मेरा बेटा है। उस दिन के बाद संध्या जी चैन से नहीं बैठ पाई। उन्होंने वेदांश के बारे में खोजबीन शुरू की। जैसे जैसे परतें खुलती गई, उनका यकीन और गहराता गया। और जब उन्हें पता चला कि वेदांश उनकी बहन नूतन और अंगद राठौर का बेटा है, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अब कोई शक बाकी नहीं था। वह वही बेटा था जिसे उन्होंने हालात के आगे हार कर अनाथ आश्रम में छोड़ा था। वह बोली, खुद को कैसे रोक लेती वेद, यह सच जानने के बाद कि मेरा कलेजे का टुकड़ा जिंदा है। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने है। मैं पत्थर बनकर कैसे बैठी रहती। वह सिसकते हुए आगे बढ़ी। 25 साल, पूरे 25 साल मैंने इस झूठे यकीन के साथ गुजारे कि मैंने अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो दिया है। रोज तिल तिल कर मरती थी मैं, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा वेदांश, मेरे अधिराज का अंश जिंदा है, मेरी रूह तड़प उठी। मैं राठौर मेंशन गई थी, लेकिन गेट के गार्ड से मालूम चला कि आप इस वक्त ऑफिस में हैं। इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ चली आई। संध्या जी को अपने सामने इस तरह टूटते हुए देख वेदांश का कलेजा कांप उठा। जिस इंसान ने पूरी दुनिया के सामने कभी सिर नहीं झुकाया, आज अपनी माँ की एक सिसकी के आगे पूरी तरह हार गया। वो आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे उन्हें अपने सीने से लगा लिया। भरी हुई आवाज़ में जैसे खुद को समेटते हुए बोला, हाँ माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ, वेदांश राठौर, आपका और अधिराज राठौर का बेटा। उसके शब्द सुनते ही संध्या जी जैसे बिखर गई। 25 साल का दबा हुआ दर्द एक साथ बाहर आ गया। वह फुट फुट कर रोने लगी, मानो उस एक सच ने उनका टूटा हुआ अस्तित्व वापस लौटा दिया हो। काफ़ी देर तक केबिन में सिर्फ सिसकियों की आवाज़ गूंजती रही। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, सिर्फ माँ बेटे का दर्द। जब सांसें कुछ संभली, वेदांश ने उन्हें सोफे पर बिठाया। पानी का गिलास थमाते हुए बोला, माँ, आपको इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। संध्या जी की आंखें सवालों से भरी थी। वह पूछी, जब आपको पता था कि मैं जिंदा हूँ, आयुष आपका भाई है, तो आपने हमें यह सच बताया क्यों नहीं? आप हमसे छुपते क्यों रहे? वेदांश की आंखों में एक साया उतर आया। उसने सारी हकीकत उनके सामने धीरे धीरे रख दी। यह सुनते ही संध्या जी जैसे सुन पड़ गई थी। क्या आप किंग हैं? वेदांश ने बिना नजरें झुकाए कहा। हाँ माँ, माफिया वर्ल्ड का नया किंग। उनके हाथ से गिलास छूट गया। आवाज़ कांप गई। यह नहीं होना चाहिए था वेद। आपके पिता ने अपनी जान इस दुनिया से दूर रखने के लिए दी थी। जिस माफिया वर्ल्ड ने अधिराज को मुझसे छीना, आज उसी का किंग मेरा बेटा बन गया। आपको किंग नहीं होना चाहिए था वेद। वेदांश घुटने के बल उनके सामने बैठ गया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन भीतर आग धधक रही थी। माँ, मेरा किंग बनना जरूरी था। अगर मैं इस दलदल में नहीं उतरता, तो डैड का कातिल कभी सामने नहीं आते। मलिक, मैं उसे ऐसी मौत दूंगा
जो मौत नहीं सजा होगी। संध्या जी मलिक का नाम सुनते ही डर से कांप उठी। वह बोली, वेद, वह मलिक बहुत ही खतरनाक है। उसने आपके पिता को धोखे से मारा, मुझे मजबूर किया आपको अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए। अगर उसे पता चल गया कि आप अधिराज के बेटे हो। वेदांश ने उनका कांपता हाथ थाम लिया। मलिक को मेरे बारे में सब मालूम है। यह सुनते ही संध्या जी एक बार और चौंक गई। क्या? उसे पता है कि आप अधिराज के बेटे हो और माफिया वर्ल्ड के किंग? उसकी आवाज़ सख्त थी, लेकिन उसमें बेटे का प्यार था। डरिए मत माँ, आप अधिराज राठौर की पत्नी हैं, वेदांश राठौर की माँ और एक समय की एजेंट। आपको डरना शोभा नहीं देता। फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई। फिलहाल माँ, यह सच सिर्फ हमारे बीच रहेगा। आयुष को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसका भाई हूँ। वह उठ खड़ा हुआ। अब फिर वह वही किंग था, लेकिन इस बार वजह उसकी माँ थी। आप राठौर मेंशन लौटेंगे, वहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। हाँ, और आयुष की फिक्र मत कीजिएगा, वो मेरे पास है। मैं उसे सुरक्षित जगह रखा हूँ। उसकी आंखों में वादा था, जब तक मलिक जिंदा है मैं आप दोनों को उसकी नज़रों में आने नहीं दूंगा। जिस दिन मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, उस दिन मेरा कर्तव्य पूरा होगा। वेदांश की आंखों में खतरनाक तरीके से ठंडक उतर आई थी। वहीं दूसरी ओर क्लब, कियारा टूटती हुई आवाज़ में बोली, नहीं प्लीज़, तुम यह मत करना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। राव ने कियारा के पास झुककर उसके बाल संवारे और फिर शांत और घातक तरीके से बोला, बेबी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की बर्बाद हो। लेकिन वह क्या है ना, जब तक तुम मेरा काम करती रहोगी तुम बर्बाद नहीं होगी। लेकिन जिस दिन तुम मेरा काम करना बंद की या मेरे खिलाफ गई, यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगी और फिर सॉरी टू से तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। राव एक क्षण रुका तो बोलो, क्या तुम मेरा काम करोगी? कियारा की नज़रें झुक चुकी थी पर जुबान खामोश थी। उसकी झुकी हुई नज़र देखकर राव ने कहा, यानी कि तुम्हारी मर्जी है तो चलो, तुम्हें तुम्हारा टास्क देता हूँ। राव के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक उतर आई, वह ठंडक जो इंसान की नहीं किसी शिकारी की होती है। उसकी आवाज़ अब आदेश बन चुकी थी और आंखों में एक ऐसी क्रूर योजना चमक रही थी जिसका अंजाम पहले से तय था। वो धीमे लेकिन साफ शब्दों में बोला, तुम्हें अपनी बहन मन्नत को मेरे पास लाना होगा। यह सुनते ही कियारा जैसे पत्थर की हो गई। उसकी सांस अटक गई। वो हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? यह काम तो तुम खुद भी कर सकते हो। मैं यह नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ डर से काँप रही थी। यदि इस बार मैं मनु के साथ कुछ भी गलत की और अगर वेद या मेरे भाई को पता चल गया तो वे दोनों मेरी जान ले लेंगे। और वैसे भी मनु मेरी बात कभी नहीं सुनेगी, वो कभी मेरी बातों में नहीं आएगी। यह मुझसे नहीं होगा। उसकी आवाज़ अब गिड़गिड़ाने लगी थी। प्लीज़ प्लीज़ कुछ और कह दो, ये काम मत दो। देखो, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। वह जल्दी जल्दी बोलने लगी। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि इस वक्त मनु कहाँ है। वह वेद के फार्म हाउस में है। तुम खुद वहाँ जाकर यह काम कर लो प्लीज़। यह सुनते ही राव की भौवें तन गई। अगले ही पल उसके होठों पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान फैल गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, बेबी, अगर यह काम इतना आसान होता तो क्या तुम्हें लगता है मैं अब तक इंतज़ार कर रहा होता? मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत पड़ती। उसकी आवाज़ में जहर घुल गया। वेदांश का हिडन सिक्योरिटी हर वक्त मन्नत के आसपास रहती है। उसके बॉडीगार्ड्स उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। और मज़े की बात यह है कि मन्नत को खुद भी नहीं पता कि वेदांश के लोग हर सांस उसकी रखवाली कर रहे हैं। वह एक कदम आगे बढ़ा और अब जब वह वेदांश के फार्म हाउस में है
तो समझ लो वो हाई सिक्योरिटी में है। उसकी आवाज़ और भी सख्त हो गई। ऐसी जगह जहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं सकता। मेरा वहाँ जाना नामुमकिन है। वह कियारा के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ। इसलिए यह काम तुम करोगी। कियारा की सांसें जैसे रुक गई। राव ने ठंडे बेरहम लहजे में कहा, कैसे करोगी यह मैं नहीं जानता, लेकिन मन्नत को मेरे पास लाना ही होगा। वह अपने मोबाइल को उंगलियों के बीच घुमाने लगा। उस हर घूमती उंगली के साथ खतरा बढ़ते जा रहा था। वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। तुम्हारी बर्बादी की वजह तुम खुद बनोगी। फिर जैसे झूठी मेहरबानी दिखाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों बहनों के बीच कितनी नफरत है, लेकिन एक ही शख्स के लिए तुम दोनों पागल हो। जरा सोचो बेबी, यदि मन्नत मेरे पास आ जाएगी तो तुम वेदांश राठौर को आसानी से अपना बना लोगी। और ऐसे भी यदि तुम्हें लगता है कि मन्नत तुम्हारी बात नहीं सुनेगी तो इस काम में तुम्हारी मदद वह करेगी। आखिर में उसके शब्द पत्थर जैसे गिर पड़े। तुम जैस्मिन का सहारा ले सकती हो। और फिर एक एक शब्द को चिरते हुए बोला, लेकिन याद रखना, मुझे मन्नत चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। जैस्मिन का नाम सुनते ही कियारा की आंखों में हैरानी का एक नया सैलाब उमड़ आया। वह कुछ पूछना चाहती, उसके होठ हिले ही थे कि राव ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज़ में अब किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं थी। तुम्हारे पास सवालों की एक लंबी लिस्ट है बेबी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे फालतू का सवाल का जवाब देने के लिए वक्त नहीं है। राव ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना समझ लो कि जैस्मिन मेरी शतरंज की वो चाल है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। वह मेरे लिए काम करती है। राव एक पल के लिए रुका। उसकी नज़रें कियारा के चेहरे से फिसलती हुई उसके कांपते हुए वजूद पर टिक गई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक एक शिकारी की तरह घूरा और ठंडे लहजे में कहा, और एक बात, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम्हें बिना एक पल गवाए, बिना किसी बहाने के मेरे पास आना होगा। कियारा की जहन में कल रात की खौफनाक यादें ताज़ा हो गई। उसके शरीर का रूम रूम अपमान के दर्द से करहा उठा। उसने हिम्मत जुटाकर फटी आवाज़ में कहा, देखो, एक बार तुम मेरा इस्तेमाल कर चुके हो, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा चुके हो। मैं तुम्हारी हर गलत काम करने के लिए रेडी हूँ। तुम्हारी जासूसी भी करूँगी, मन्नत को भी ले आऊँगी, लेकिन प्लीज़ अब मुझ पर इस तरह अपना हक मत जताओ। मुझे बख्श दो। राव के चेहरे पर एक राक्षसी हंसी फैल गई। हक? बेबी, जिस पल तुमने उस बिस्तर पर अपनी रूह और अपनी इज्जत की कमान मेरे हाथों में सौंपी थी, उसी पल तुम मेरी जायदाद बन गई थी। राव जो चाहे जब चाहे कर सकता है। इससे पहले कि कियारा पीछे हट पाती, राव ने झटके से उसकी कमर में हाथ डाला और उसे हवा में उछालते हुए बेड पर पटक दिया। कियारा के मुख से एक चीख निकली, लेकिन वह बिस्तर की नरमी में दब गई। राव ने उसे अपनी बाहों के शिकंजे में कस लिया। मुझसे सौदा मत करो, सिर्फ सरेंडर करो। फिर वह बिना उसे संभलने का मौका दिए उसके विरोध को अपने होठों के नीचे दबा दिया। कमरे की खामोशी एक बार फिर उन गर्म सिसकियों और बेबसी की आहों से भर गई थी। मन्नत वापस फार्म हाउस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन अभी भी वहीं अटका हुआ था। दिमाग में सवालों का शोर था, ऐसा शोर जिसे वह चाहकर भी अनसुना नहीं कर पा रही थी। भले ही वह वेदांश से कुछ पूछ नहीं पाई थी, उसे उस पर भरोसा था। उसे यकीन था कि जब सही वक्त आएगा तो वेदांश सब कुछ बता देगा। लेकिन भरोसे के बावजूद दिल में उठे सवालों को दबा पाना इतना आसान नहीं होता। वह खुद से ही सवाल करने लगी, आखिर वह औरत कौन थी और वह वी से अकेले में क्या बात करना चाहती थी। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वी और वो औरत एक दूसरे को जानते हैं। मन्नत ने खुद को झटका। वह जिस मकसद से वहाँ गई थी वो मकसद भी अधूरा ही रह गया था। बेचैनी में उसने अपने पॉकेट से वह पेंडेंट निकाला। उसे देखते ही उसकी उंगलियां कांप गई। वह गहरी सांस ली
और धीरे धीरे अपने कदम फार्म हाउस के स्टडी रूम की ओर बढ़ा दी। वही कमरा जहाँ वेदांश अक्सर घंटों खुद के साथ वक्त बिताता था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। मन्नत ने टेबल पर रखी हर फाइल को ध्यान से देखना शुरू किया और फिर उसकी नज़र उस फाइल पर जाकर ठहर गई जो साफ बता रही थी कि वेदांश के लिए सबसे अहम थे। वही फाइल जो कल उसके पास जाने वाला था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे से उसने उस फाइल के बीचों बीच पेंडेंट को रख दिया। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, जैसे वो खुद से बात कर रही हो। आलिया, मैंने अपना काम कर दिया। तुमने ही कहा था अगर किस्मत चाहेगी तो यह पेंडेंट खुद पर खुद वी तक पहुंच जाएगा। उसकी आंखें नम हो गई। आंखों से एक आंसू टपक कर फाइल पर गिरा। सॉरी आलिया, मैं वी को अपने हाथों से मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। मैं उन्हें किंग की उस खूनी दुनिया से दूर रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दे सकती। तुम्हारा मकसद पूरा करना मेरा कर्तव्य है और उसी कर्तव्य के नाते मैंने यह पेंडेंट यहाँ रख दिया है। उसने फाइल को बंद किया। वह एक पल के लिए रुक गई। अब देखती हूँ किस्मत क्या चाहती है, वी को उस किंग से दूर रखना या फिर उसे किंग के सामने खड़ा करना। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। वही क्लब। जैसे ही कियारा क्लब के नरक से बाहर निकली, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जिस्म पर लगे जख्म तो छुप सकते थे, लेकिन रूह पर पड़े घाव उसे चलने भी नहीं दे रहे थे। किसी तरह उसने खुद को संभाला और एक कैब में बैठ गई। कैब आगे बढ़ चली। खिड़की के बाहर मुंबई की चमचमाती रोशनी तेजी से पीछे भाग रही थी। वही रोशनी जो हर किसी को सपने दिखाती है, आज उसे चिढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर बेबसी थी, अपमान था और एक ऐसी हार जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। आंखों के नीचे पड़े गहरे काले घेरे उस काली रात की गवाही दे रहे थे जो उसने राव के बिस्तर पर गुजारी थी। कैब अचानक रुकी। ड्राइवर की आवाज़ ने उसके ख्यालों के शीशे तोड़ दिए। मैम, आपकी मंजिल आ गई है। मंजिल, यह शब्द कियारा के दिल में जहर की तरह घुल गया था। वो भारी कदमों से शेखावत मेंशन के आलीशान गेट के अंदर दाखिल हुई। उसका पैर अभी भी कांप रहे थे। आंखें सामने देख रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। वह बस कदम घसीटती चली जा रही थी कि अचानक उसका टकराव जैस्मिन से हो गया। जैस्मिन को देखते ही कियारा के जहन में राव की वह खौफनाक आवाज़ गूंज उठी। वह तुम्हारी मदद करेगी। कियारा की आंखें भर आई, लेकिन उसने पल भर में पलकें झपका ली और आंसू को वापस निकल गई। वहीं जैस्मिन कियारा की हालत देखकर सिहर गई। वह उसे थामते हुए बोली, कियारा, आप ठीक तो है ना? कियारा ने खुद को किसी तरह संभाला। उसने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। बस उसकी पकड़ छुड़ाई और बिना पीछे देखे मेंशन के अंदर चली गई। जैस्मिन उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके होठों से बस एक ही फुसफुसाहट निकली, कियारा की हालत ऐसी कैसे हो गई? कहाँ थी यह पूरी रात? वहीं जैसे ही कियारा अंदर पहुंची, उससे देखते ही राजवीर जी, दिव्या जी, केशव जी, ललिता जी सब चौंक उठे। उसकी हालत बेहद खराब थी। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में जान नहीं और चाल में अजीब सी थकान। राजवीर जी और दिव्या जी फौरन आगे बढ़े और उसे अपने सीने से लगा लिए। राजवीर जी की आवाज़ कांप गई, बच्चा, आप ठीक तो है ना? कहाँ थी पूरी रात? हम बहुत परेशान हो गए थे। दिव्या जी ने भी उसे कसकर थामते हुए कहा, हम हैं आपके साथ, समझते हैं आपकी तकलीफ़ें। लेकिन कियारा कुछ भी नहीं कह पाई। उसके अंदर का तूफान शब्दों में ढलने को रेडी नहीं था। बस बड़ी मुश्किल से उसके होठ हिले। मॉम, डैड, मैं ठीक हूँ। मैं रात भर अपने दोस्तों के साथ थे। मुझे अकेले रहना था। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। वह झूठ उसके गले में अटक गया। इतना कहकर वह खुद को उनसे अलग करती है और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसके कदम भारी थे और दिल पूरी तरह टूट चुका था। वहीं राजवीर जी और दिव्या जी कियारा की हालत देखकर
दुखी मन से खड़े थे। तभी केशव जी गहरी, गंभीर और थोड़ी कठोर आवाज़ में बोले, इस वक्त उन्हें आप दोनों की ज़रूरत है। वह पूरी तरह से टूट चुकी हैं। वेदांश और मन्नत को एक साथ देखकर उनका दिल दुखी और बिखरा हुआ है, इसलिए आप दोनों उन्हें संभालिए। वहीं कियारा कमरे में झट से चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। फर्श पर गिरते ही उसने रोते रोते खुद को खो दिया। उसका दिल टूट चुका था। उसकी आत्मा में केवल दर्द और अपमान बचा था। वह अपने शरीर को देख रही थी, जहाँ राव के दिए हुए निशान थे। अपने आप से नफरत उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वह कभी अपने बाल खींचती तो कभी अपने चेहरे को रगड़ती तो कभी हाथ पैर को मारती, जैसे पागलों की तरह खुद को किसी भी तरह से उस दर्द से छुटकारा दिलाना चाहती हो। उसने अपने कांपते हाथों से अपने आस्तीनें ऊपर की। उसकी गोरी त्वचा पर राव के दिए हुए नीले और लाल निशान किसी जहरीले सांप के डंक की तरह चमक रहे थे। उन निशानों को देखकर कियारा को अपने ही वजूद से घृणा होने लगी। हटाओ इसे, दूर करो इसे मुझसे, वह पागलों की तरह चीखने लगी। वह कभी अपने नाखूनों से उन निशानों को खरोंचती तो कभी अपने चेहरे को फर्श पर रगड़ती, मानो अपने शरीर की उस ऊपरी परत को ही उतार फेंकना चाहती हो जिसे राव ने छुआ था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जिनमें सिर्फ खालीपन और बेतहाशा दर्द था। वह खुद को समेटकर घुटने के बल बैठकर रो रही थी। तभी कमरे के सन्नाटे को चिरती हुई एक ठंडी और तेज आवाज़ गूंजी। कियारा का रोना अचानक रुक गया। उसने डरी हुई नज़रों से चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वह हंसी रुक नहीं रही थी। जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा और अपने आसपास के दीवारों पर नज़र डाली, वह सन्न रह गई। हर तरफ उसे अपना ही अक्स दिखाई दे रहा था। आईना में खड़ी कियारा, दीवारों पर पड़ती उसकी परछाई, सब उसकी ओर देखकर क्रूरता से हंस रहे थे। उसकी अपनी ही परछाई जैसे उसे चिढ़ा रही थी। देखो कियारा शेखावत, तुम अब वही हो जो मन्नत थी, एक इस्तेमाल की हुई लाश। कियारा अपने कान बंद करके चिल्लाई, नहीं, चुप हो जाओ, यह मैं नहीं हूँ। कमरे की दीवारें अब और चीख रही थी। कियारा के अपने ही अक्स, उसकी अपनी ही परछाइयाँ उसे घेर कर खड़ी थी और उनके ठाकों से कमरा गूंज रहा था। कियारा अपने कान पर हाथ रखे पागलों की तरह चिल्लाए जा रही थी, कौन हो तुम लोग? क्यों हंस रहे हो मुझ पर? चले जाओ यहाँ से। तभी सामने वाली दीवार पर उभरी उसकी परछाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और किसी नुकीले खंजर जैसी आवाज़ में कहा, हम कौन हैं? हम तुम्हारा कल है कियारा। अपनी हालत देखो, आज तुम्हारे ही कर्म तुम्हें नाग बनकर डस रहे हैं। याद करो मन्नत का वो चेहरा, उसकी वो सिसकियाँ, जो जो तुमने मन्नत के साथ किया, आज वही सब तुम्हारे साथ लौट कर आया है। जिस दरिंदे राव के हवाले तुमने अपनी बहन को किया था, आज उसी शैतान ने तुम्हारी आत्मा को कुचल कर रख दिया। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी पवित्रता सब राख हो चुका है। कियारा का सिर चकराने लगा। वह फर्श पर पीछे की ओर खिसकने लगी, लेकिन दूसरी परछाई उसके कान के पास फुसफुसाई, तुमने क्रिस और बानी के ड्रग वीडियो शूट किए, उन्हें ब्लैकमेल किया, उन्हें मन्नत के खिलाफ इस्तेमाल किया और आज वही कर्म लौट आए। आज राव ने तुम्हारा वीडियो बना लिया और तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। परछाई की आंखों में नफरत थी। सच मानो कियारा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने ही हाथों से अपने सारे रिश्ते बर्बाद कर दिए, अपनी बहन को दर्द और नरक में धकेल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें वेद चाहिए था। परछाई ने उसके खाली हाथों की ओर इशारा किया, लेकिन देखो आज तुम्हारे हाथों में क्या है? न वेद है, न प्यार है और न अब सम्मान, बस तुम खुद और तुम्हारे गुनाह। चारों तरफ हंसी और भी तेज हो गई। कर्म लौट कर आता है कियारा, अब तुम भी उसी तरह तड़पो जैसे मन्नत तड़पी थी। वह रोई थी, बिखरी थी, लेकिन उसे संभालने के लिए उसका वेदांश लौट आया। परछाई झुककर उसके कानों में फुसफुसाई, लेकिन तुम्हें कौन संभालेगा?
कियारा की आंखों से आंसू थम चुके थे। अब वहाँ सिर्फ डर और खालीपन था। और अब तुम एक और गलती करने जा रही हो? राव की बात मानकर फिर से मन्नत को उसी नरक में धकेलना चाहती हो? परछाई ने आखिरी वार किया। अब तो सुधर जाओ, वरना अगली बार तुम्हारी परछाई भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। कियारा दोनों हाथों से अपने कान ढक लेती है, लेकिन आवाज़ें थमती नहीं हैं। कमरे की दीवारें जैसे उसके गुनाहों से भर चुकी थी। तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा पीटने की जोर जोर से आवाज़ आई, जिसने कमरे के उस डरावने सन्नाटे को चीर दिया। कियारा, बच्चा, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ बात करो हमसे। तुम ठीक तो हो ना? देखो, हम हैं यहाँ तुम्हारे लिए बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। बाहर दिव्या जी की आवाज़ में ममता और घबराहट साफ झलक रही थी। उस आवाज़ ने कियारा को हकीकत की दुनिया में वापस खींच लिया। जैसे ही कियारा ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों से चारों तरफ देखा, वह हंसती हुई परछाइयाँ और वह भयानक अक्स गायब हो चुके थे। कमरे में अब सिर्फ वही खामोशी थी जो किसी तूफान के आने से पहले होती है। कियारा को ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे डरावने सपने से जागी हो। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे अब नॉर्मल दिखना होगा। अगर किसी को भी उसके शरीर के निशानों या उसकी मानसिक हालत का पता चला तो राव के साथ वो वीडियो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। उसने ज़मीन पर बिखरे अपने अस्तित्व को समेटा, कांपते हाथों से अपने बालों को ठीक किया, अपनी अस्त व्यस्त कुर्ती की आस्तीनों को नीचे खींचा ताकि राव के दिए वह नीले निशान छुप सके। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ाया। वह एक लंबी और गहरी सांस ली, अपने भीतर की चीखों को गले में ही दफन किया और दरवाजे की कुंडी खोल दी। दरवाज़ा खुलते ही दिव्या जी, राजवीर जी उसे फिक्रमंद नज़रों से देखने लगे। कियारा ने एक फीकी बेजान मुस्कान अपने होठों पर सजाई और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, मॉम, डैड, मैं ठीक हूँ, मैं सच में ठीक हूँ। बस थोड़ा सिर में दर्द था और थकान भी, इसलिए सो गई थी। प्लीज़ आप लोग ऐसे परेशान मत होइए। राजवीर जी की पारखी नज़रें उसकी आंखों में छिपे उस समंदर को देख रही थी, लेकिन कियारा ने नज़रें तुरंत झुका ली। शेखावत मेंशन के एक सुनसान कोने में कियारा और जैस्मिन आमने सामने खड़ी थी। हवा में अजीब सा भारीपन था। जैस्मिन का चेहरा गुस्से और अविश्वास से तमतमा रहा था। ये आप क्या कह रही हैं कियारा? आप होश में तो हैं? उसकी आवाज़ काँप रही थी, मगर इरादा साफ था। आपने राव से हाथ मिला लिया? आप भूल गई हैं क्या वो कितना खतरनाक दरिंदा है? उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए लगभग चीखकर कहा। और आप फिर से अपनी ही बहन को उसके हवाले करने की सोच रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस गंदे खेल में आपका साथ कभी नहीं दूंगी। कियारा की आंखों में इस वक्त न दया थी न पछतावा। वो धीरे से आगे बढ़ी और जैस्मिन की आंखों में आंखें डालकर फुसफुसाई, चुप हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। कियारा के होठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। बड़ी सती बन रही हो तुम, या तुम भूल गई हो कि तुम खुद इस घर में राव की जासूस बनकर आई थी। जैस्मिन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कियारा ने शब्दों को जहर में डुबोकर कहा, जरा सोचो, अगर कबीर भाई या वेद को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो वो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। वह एक पल रुकी, फिर तंज से बोली, घर की जासूसी कर रही हो और मुझे नैतिकता सिखा रही हो। जैस्मिन की आवाज़ भरा गई। हाँ, मैं राव की जासूस बनकर यहाँ आई थी। उसकी आंखों में आंसू तैराए। लेकिन मैं मन्नत का कभी बुरा नहीं चाहती। मैंने इस मेंशन में आने के बाद उसके लिए कोई काम नहीं किया। मैं उस राव के लिए कुछ नहीं करूँगी। कियारा ने उसे ऐसे घूरा जैसे वह कोई बेवकूफ़ी सुन रही हो। और कब तक तुम इस मेंशन की दीवारों के पीछे छुपकर रहोगी? उसकी आवाज़ ठंडी मगर जानलेवा थी। जिस दिन तुम इस मेंशन से बाहर कदम रखोगी
तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि राव तुम्हारे साथ क्या करेगा, और यह मत सोचना कि मेरा भाई या वेद तुम्हें बचा लेंगे। अगर उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चली तो वह राव से भी बदतर साबित होंगे, इसलिए ज़्यादा देवी बनने की कोशिश मत करो। राव ने साफ कहा है कि तुम इस काम में मेरी मदद करोगी और तुम्हें यह करना ही होगा। मुझे भी शौक नहीं है कि मन्नत को उसके पास भेजूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ जैस्मिन। उसने मेरी वीडियो शूट कर ली है। यह सुनकर जैस्मिन सन रह गई। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे इंटरनेट पर डाल देगा। उसकी आंखों में डर भर गया। फिर मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मेरी बर्बादी के साथ साथ तुम्हारी मौत भी पक्की है। कियारा ने जैस्मिन के कंधे को कसकर पकड़ लिया। समझने की कोशिश करो, हम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है। उसकी आवाज़ लगभग गिड़गिड़ाहट में बदल गई। मनु कभी मेरी बात नहीं सुनेगी। वह मुझसे अकेले मिलने कभी नहीं आएगी। लेकिन तुम उसकी हमदर्द हो। आखिरी शब्द उसने बेहद साफ और बेरहमी से कहा। तुम्हें उसे किसी भी तरह फार्म हाउस से बाहर बुलाना होगा, बिना किसी गार्ड का और बिना वेदांश की नज़र में आए। हवा जैसे जम गई थी। उसने एक बार आखिरी बार कहा, एक बार फिर सोच लीजिए, हम गलत कर रहे हैं। लेकिन कियारा उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दी और वापस अपने कमरे में आ गई। उसका जिस्म भले ही कमरे में था, लेकिन दिमाग राव की दी हुई धमकियों में उलझा हुआ था। उसकी बातें, उसकी ठंडी आवाज़, उसकी आंखें, वो बेरहमी बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। तभी अचानक उसके मोबाइल की रिंग बजी। स्क्रीन पर जो नाम चमका, उसे देखते ही कियारा की सांसें अटक गई। उसकी आंखें भर आई। कांपते हाथों से उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ कोई लंबी बात नहीं हुई, सिर्फ एक जगह, एक समय, और फ़ोन कट गया। वो खामोशी से अपना बैग उठाती है और बिना किसी को बताए मेंशन से बाहर निकल जाती है। मुंबई बीच। समंदर की लहरें आज भी उठ रही थी, तूफान भी था, लेकिन अजीब बात यह थी कि आज बीच पर एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि जहाँ वेदांश राठौर मौजूद हो वहाँ शोर नहीं, खामोशी बोलती है। बीच से थोड़ी दूर पर एक काली कार खड़ी थी। उसका दरवाज़ा खुला और कियारा बाहर निकली। उसने एक गहरी सांस ली और वेदांश की ओर बढ़ गई। वहीं वेदांश समंदर की तरफ पीठ किए खड़ा था। उसने बिना पलटे ही ठंडी आवाज़ में कहा, आ गई कियारा। कियारा की नज़रें झुक गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। डर उसकी नसों में उतर चुका था। उसने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली और बोली, आपने मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाया है? वेदांश लहरों की आवाज़ को अनदेखा करते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। चांदनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वही मुस्कान कियारा को डरा गई। उसका गला सूख गया, क्योंकि वह जानती थी जब वेदांश राठौर मुस्कुराता है तो किसी की किस्मत या तो बदलने वाली होती है या टूटने वाली। समंदर की लहरें तेज थी, लेकिन वेदांश की आवाज़ उनसे भी ज़्यादा भारी। वह कियारा के सामने था, चेहरे पर वही खतरनाक सुकून भरी मुस्कान। डर रही हो? उसने हल्के से पूछा। कियारा हक्की बक्की बस उसे ही देख रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह रही थी। वेदांश ने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन ऑन की। मैं एक छोटा सा गेम खेलता हूँ कियारा। उसकी आवाज़ में न गुस्सा था न नरमी, सिर्फ हुक्म। इस गेम में झूठ बोलने की इजाज़त नहीं होती। उसने मोबाइल उसकी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। कियारा की सांसें टूट गई। वह वीडियो क्लब का था। राव का कमरा, बंद दरवाज़ा और वह खुद टूटी हुई, डरी हुई, मजबूर। कियारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वीडियो, उसकी आवाज़ काँप गई। आपके पास कैसे? लेकिन वेदांश के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बरकरार थी। वहीं दूसरी ओर मुंबई की उमस भरी हवा और एयरपोर्ट का शोर। जमीर के चेहरे पर
थकान साफ झलक रही थी। वह अपनी कार का इंतज़ार करते हुए घड़ी की सुइयों को देख रहा था। तभी एक काली शीशे वाली लग्जरी कार उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। जमीर को लगा कि शायद यही उसकी बुक की हुई गाड़ी है। वह बिना सोचे समझे पीछे की सीट पर बैठ गया और कार पलक झपकते ही एयरपोर्ट की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए तेज रफ्तार से निकल गई। कुछ मिनट गुजरे थे कि जमीर की पैनी नज़रों ने बाहर के रास्ते को पहचाना। वह चौंक गया। यह रास्ता उसके ठिकाने की तरफ नहीं बल्कि शहर के सुनसान बाहरी इलाके की ओर जा रहा था। जमीर की आवाज़ में सख्ती उतर आई। रुको, यह रास्ता गलत है। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यह मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। गाड़ी रोको अभी के अभी। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा आईने में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर बहुत मजबूत थी। जमीर ने चिल्लाकर फिर कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा कार रोको। तभी ड्राइवर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने बहुत ही धीमी और रहस्यमयी आवाज़ में फुसफुसाया, मैं आपको बिल्कुल सही रास्ते पर ले जा रहा हूँ जमीर साहब। उसी रास्ते पर जहाँ आपको इस वक्त होना चाहिए। मंजिल पर पहुंचकर आप खुद मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। जमीर का माथा ठनका। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह चाइल्ड लॉक था। इससे पहले कि वह ड्राइवर पर हमला करता, ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। कार की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि बाहर के नज़ारे धुंधले पड़ने लगे। इंजन की दहाड़ के बीच जमीर को एहसास हो गया कि वह किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। महज कुछ ही सेकंडों में वह कार मुख्य सड़क से कटकर एक कच्चे और घने पेड़ों वाले रास्ते पर मुड़ी और धूल के गुब्बारे के पीछे ओझल हो गई। मुंबई की भीड़ को पता भी नहीं चला कि एक शख्स सरेआम गायब कर दिया गया था। क्या होगा कहानी में आगे? वेदांश ने कियारा के लिए क्या प्लान बनाया है? क्या वह कियारा को राव के अड्डे पर भेजकर उसे जाल में फंसाएगा, या मन्नत इस खतरनाक प्लान का हिस्सा बनेगी? किसने जमीर को किडनैप किया है? क्या वो किंग के आदमी हैं या कोई और? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।